सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज और आप सभी का बहुत खास स्वागत है हमारे खास शो तेजस्विनी में। जी हां, मातृशक्ति के दिन है और आज हम मातृशक्ति को ही नमन करते हैं और उसी संदर्भ में आज हमारे यहाँ एक खास मेहमान आए हुए हैं। तो हमारे साथ आज प्रतिभा जिंदल जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट की संस्थापिका अध्यक्ष भी हैं प्रतिभा जिंदल जी, और साथ साथ इनको भारतीय जनता पार्टी ने आगरा महानगर की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संयोजक पद के रूप में आपको यहाँ आगरा के लिए कहा गया है आपसे, और आप संयोजिका हैं भी यहाँ पे अब इस समय। लेकिन प्रतिभा जिंदल की अगर हम बात करें कि आपके बारे में पर्सन टू पर्सन में बात करें तो प्रतिभा जिंदल का क्या संघर्ष रहा है, क्या उनकी गाथा है, ये हमारे दर्शक आज जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी सभी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और दर्पण न्यूज़ को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया और मेरे संघर्ष को जानने की कोशिश की और लोगों तक ले जाने की कोशिश की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए। जहाँ तक प्रतिभा जिंदल की बात है तो प्रतिभा जिंदल ने पहले तो अपने परिवार में ही काफ़ी संघर्ष किया और जब उस संघर्ष से वो उभर कर आई तो लगा कि जो संघर्ष उसने अपने लिए किया है तो क्यों ना ऐसी ही वो महिलाएं जो मेरे जैसे संघर्ष से कहीं ना कहीं मेरी जैसी परेशानियों से गुजर रही हैं उनको भी उस संघर्ष से उभारा जाए। ऐसी सोच को रखते हुए मैंने कुछ अपना एक फ्रेंड सर्कल तैयार किया। तो पता लगा कि केवल अकेली मैं ही ऐसी महिला नहीं हूँ जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानियाँ लेकर अपने परिवार में जी रही है। तब हम लोगों ने ये विचार किया कि क्यों ना इस तरह का कुछ ऐसा किया जाए कि जो महिलाएं घर परिवार को संभाल रही हैं और कहीं ना कहीं एक माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर चल रही हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए, ऐसी जो भावनाएं अंदर लेकर चल रही हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रही, ऐसा हमने एक सर्कल तैयार किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तब हमने आपस में ही कुछ ना कुछ अपने माइंड को सुधारते हुए कह लीजिए या कहिए कि कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरफ रखते हुए कि हमारी जो अपनी ज़रूरतें हैं वही सब कुछ नहीं है, औरों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए, इसके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ा। तो हम अन्य काफ़ी सारी संस्थाओं से मैं जुड़ी जब मुझे लगा कि अकेले हम इस काम को नहीं कर सकते, कई लोगों के साथ मिलकर करना चाहिए और तभी हम पता लगा पाएंगे कि कहाँ क्या कमियां चल रही हैं। तब हम कई संस्थाओं से जुड़े। जब हम कई संस्थाओं से जुड़े तो लगा कि संस्थाओं से जुड़कर भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम जो करना चाहते थे वो हमें किसी के अधीन होकर करना पड़ता था। जो संस्था दूसरे की प्लेटफॉर्म थी वो उसमें हम वो खुलकर नहीं आ पा रहे थे। तब जाकर हमने वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका कि एक उद्देश्य था वैचारिक जागरण। कहीं ना कहीं हम अपने विचारों में कोई ना कोई ऐसी कुंठा लिए हुए हैं जिससे कि हम स्वयं तो कुंठित रहते ही हैं, उस कुंठा के चलते हुए कहीं ना कहीं हम और लोगों को भी परेशानियां देते हैं। तो उसी भावना को लेकर हमने नाम भी यही रखा कि वैचारिक जागरण, लोगों के मानसिक विचारों में परिवर्तन लाना, जिसको कि हमने एक स्लोगन भी दिया कि मानसिक विकृति को दूर करने का एक अथक प्रयास, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्कारित, पर्यावरणिक, शैक्षिक, धार्मिक मूल्यों का न्यास, ये हमने एक स्लोगन दिया और इन्हीं सब प्लेटफॉर्म्स पर हमने काम करने का निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं हम इसमें सफल भी है। हमने लोगों के बीच में जाकर इस भावना को जगाया, इस विचारों को बदलने की कोशिश की कि जो हम घर परिवारों में सहन करते हैं, हम महिलाएं कहीं ना कहीं जिसको कि हम सहन करना मानते हैं या जिसको कि हम दबना कुचलना माना जाता है हमारे अपने अंदर में, कई बार तो देखा जाता है तो वो दबना या दबाना या कुचलना नहीं होता है, वो हमारे संस्कार, वो हमारी संस्कृति होती है, जिसमें कि अगर हम उसको अपने आप में नहीं ढालेंगे तो कहीं ना कहीं एक समाज हमारे बच्चों के परिवेश में ऐसा निकल कर आएगा जो आगे चलकर कुसंगत, विसंगत, विकृत हो जाएगा। उसके लिए हमें लोग महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को, मैं ये नहीं कहती कि केवल महिलाओं को, मेरा हमेशा मानना है कि
पुरुष को भी कहीं ना कहीं संस्कार से और संस्कृति से रूबरू होना चाहिए। और मैं हमेशा अपनी किसी भी डिबेट में या अपनी लेख में या अपनी कृतियों में, सब में मैं इस बात को कहती हूँ कि जितना हम बेटियों के संस्कार के लिए जोर देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अगर हम बेटों के संस्कार के लिए जोर देंगे तो हमारा जो समाज है वो बहुत ज़्यादा सुविकसित रहेगा। क्योंकि हमेशा होता क्या है कि हम अपनी बेटियों को ही संस्कार देने में लग जाते हैं और बेटों की तरफ ध्यान नहीं देते। मैंने इस पर एक नाटक भी लिखा था और कई दिनों तक वो नुक्कड़ नाटक चलाया भी था कि बेटों को हम संस्कार में नहीं डालते और घर में अपनी बेटों की कुछ कारगुजारियों को लेकर हम खुद माएँ, मैं अपने आसपास के घर परिवार की बात करती हूँ। हो सकता है मैं भी कहीं ना कहीं वहाँ इन्वॉल्व हूँ कि मुझे पता लगे कि मेरा बेटा बाहर छोटी सी भी गलती कराया या किसी लड़की के साथ मित्रता कर ली, तो हम उसकी बड़ी हंस कर और बड़े खुशनुमा माहौल में उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर हमारी बेटी इस काम को करती है तो हम उसको टोकते हैं। वही भाई जो खुद बाहर जाकर एक गर्लफ्रेंड बनाता है, वही भाई अपनी बहन के बॉयफ्रेंड बनाने पर उसको डांट लगाता है। तो क्या वो जब खुद गर्लफ्रेंड बनाता है तो क्या वो किसी की बहन नहीं? इस सोच को लेकर हम लोग कहीं ना कहीं लड़कों को भी संस्कारित करने का काम करने लगे और लोगों में जागरूकता का काम करने लगे। बहुत ही अच्छी बात कही आपने प्रतिभा जी, और इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जैसे जिस तरह आपने कहा कि हम लोग अपने जब तक बच्चों को, स्पेशली लड़कों को संस्कार नहीं देंगे, तब तक हम ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम वास्तव में एक स्लोगन जो है उसको हम पूर्णतः सिद्ध नहीं कर पाएंगे। बात हम कर रहे हैं, हमारा शो है, खास शो है तेजस्विनी, और तेजस्विनी शो के लिए दर्शकों हम आपको बता दें, इसमें हम बताते हैं किस तरह से संघर्ष किया जो हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं। और ये खास शो जो तेजस्विनी है इसके लिए ही हम लेके आए हैं। और प्रतिभा जी आप हमारी मेहमान हैं इस खास शो की। हम जानना चाहते हैं कि बिफोर मैरिज अगर हम बात करें, किस तरह से आपका संघर्ष रहा, उसके बाद आप जब शादी करके अपने घर में आए तो क्या आपको वैसे ही वातावरण मिला या आपको कुछ बदलना पड़ा? फिर आप समाज सेवा में आए तो आपको अपना परिवार को भी पालन करना था, आपको समाज सेवा भी देखनी थी, और अब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्या संघर्ष रहा? ओवरऑल हम बात करें तो बहुत अच्छा आपने मुझे पुराने दिनों की याद दिला दी कि बिफोर मैरिज, जहाँ तक मेरा पर्सनल, मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो मैं बिफोर मैरिज जो मेरे घर का वातावरण था, जो मेरे घर का एक माहौल था, वो काफ़ी हद तक बहुत खुले विचारों के मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, जो एक पर्यावरण था आपस में, जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा खुले विचारों का था। ना तो मेरे फादर को-एड से परहेज करते थे, ना मेरे फादर लड़कियों की शिक्षा से परहेज करते थे, ना मेरे फादर बाहर निकलने में, सुबह घूमने में, रात को घूमने में या जाने में या व्हीकल चलाने में उनकी बल्कि ऐसे उड़ान थी, सपने थे कि मेरी बेटियाँ जो आज हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं वो उस समय में मेरे माँ बाप के थे कि मेरी बेटी पढ़े लिखे बाहर जाए। इवन इतना साल पहले भी को-एड कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ और AA में किया। शादी के बाद भी मैं पढ़ाई मैंने अपनी जारी रखी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो कहीं ना कहीं मेरे बिफोर मैरिज के वातावरण और आफ्टर मैरिज के वातावरण में ज़मीन आसमान का अंतर था। लेकिन जहाँ तक हम संस्कारों की बात करते हैं, पढ़ लिख कर आज की कुछ परिभाषा संस्कारों की और पढ़ाई लिखाई की बदल सी गई है। पढ़ लिख कर संस्कारों को भूलना, पढ़ाई लिखाई मॉडर्नाइजेशन कहते हैं उसको। लेकिन मेरे पापा कितनी भी समय ऊंचाई पर उड़ान पर हों, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति और संस्कारों के तहत ही उन्होंने मुझे पढ़ाया और सपनों में उड़ना सिखाया, आसमान में उड़ना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर हम हर तरह के वातावरण में एडजस्ट हो जाते हैं तब तो हमारी पढ़ाई सफल है, और अगर नहीं होते हैं, हमने देखा कि हम शादी से पहले किस तरह से हम खुले विचारों में रहे और शादी के बाद कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए हम अपने परिवार के वातावरण से। जब कभी हम अपने घर में बैठते थे भी तो पापा कहते थे कि तुम्हें पढ़ाया किस लिए है। माना कि हमने नौकरी नहीं की, बिजनेस नहीं, क्योंकि स्पेशली हम अग्रवाल्स में होता क्या है कि एक कहावत होती है कि तेरी 300 तेरे की तनख्वाह से हम क्या कमाई खाएंगे, उससे खाना खाएंगे। तो यही सोच मेरे वहाँ पर भी थी, ससुराल में भी। तो मुझे ना कभी बिजनेस करने दिया, ना कभी मुझे नौकरी करने दी, और ना ही मुझे कभी इस तरह से कभी बाहर जाने की इजाज़त रही। कई बार मैं जैसे कहते हैं कि माँ बाप से मिलकर बेटी बात कर लेती तो मैं कहती थी तो पापा कहते थे कि इसलिए नहीं पढ़ाया है कि तुम वहाँ जाकर
यहाँ की बातें वहाँ ले जाओ। इसलिए पढ़ाया है कि तुम किस तरह से हर वातावरण में ढल सकती हो, वो पढ़ाई तुम्हारी काम आनी चाहिए। और हमने उसी बात को समझा और हम उसी बात में रमते गए और सब तरह से उसी तरह से ढलते गए कि बस अपने इन लॉज की खुशी में खुशी देखी, अपने घर वालों की खुशी में खुशी देखी, अपने बच्चों के लिए जीना सीखा। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हम किसी की विचारधारा को, किसी के वातावरण को, किसी के परिवार के जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसको हम एकदम से नहीं बदल सकते। उसके लिए पहले हमें खुद को साबित करना होगा एक रोल मॉडल की तरह। तो हमने साबित किया कि जहाँ मैं शादी से पहले, इतने साल पहले भी जीन्स और स्लीवलेस टॉप वगैरह पहनती थी, शादी के बाद सिर्फ साड़ी पहननी थी, हमें सूट की भी इजाज़त नहीं थी। धीरे धीरे हमने उस विचारधारा को कुछ तो खुद समझा और कुछ घर में बातों से नहीं, उस बातों को क्रियान्वित करके हमने उसको समझा और समझाया। तब लोग धीरे धीरे समझ में आया और कहीं हद तक उस संघर्ष में हम सफल भी हुए। इतने सफल हुए कि आज हम आपके सामने बैठे हैं। जिस घर परिवार में सूट पहनने की इजाज़त नहीं थी, जिस घर परिवार में बच्चों को इंग्लिश मीडियम में या कहिए हाई एजुकेशन की इजाज़त नहीं थी, वहाँ मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में DPS में पढ़ाया, फिर हाई एजुकेशन के लिए बाहर भी भेजा और आज मेरे बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं। बेटा मेरा सिविल इंजीनियर है, बेटी मेरी MBA पास करके कैरियर मार्शल में HR दिल्ली में पोस्टेड है। तो आज जब घर वाले मेरे खुद देखते हैं इस बात को कि कितना फ़र्क आया, तो जो मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, मेरी ननद जो मेरे से थोड़ा सा ये रखती थी कि बड़ा अपने आप को बहुत स्मार्ट बनती है, एक जो मतलब भावना, हालांकि हाँ, जो हर एक ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, मैं उनकी कोई वैसे वो नहीं कर रही, एक ये ह्यूमन नेचर है। और आज वो मुझको देखते हुए वही परिवेश अपने परिवारों में भी ले आई, तो मुझे खुशी होती है कि मैं किसी दूसरे के घरों में जागरूकता लाऊं, पहले मैं अपने घर में जागरूकता लाऊं। तो मेरे घर के आज सभी बच्चे, मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रही, मेरे घर के रिश्तेदारों के बच्चे, मेरे घर के बच्चे, मेरे परिवार के बच्चे सब अच्छी अच्छी जगहों पर सिचुएटेड हैं। तो मुझे खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी उस पढ़ाई को, मैं हो सकता है मैं कहीं जॉब नहीं करी, बिजनेस नहीं किया, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को मैं सफल मानती हूँ। बहुत बढ़िया। तो बताते हैं विद्या ददाति विनयम, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि विद्या ही वो विद्या सही है जो विनय पे ले आती है। और बहुत सी बातें होंगी हमारे खास कार्यक्रम तेजस्विनी में। वक्त हो चला एक ब्रेक का। स्वागत है दर्शकों आपका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम तेजस्विनी में। और आज हमारे साथ हैं प्रतिभा जिंदल जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि किस तरह से इन्होंने अपने परिवार को भी देखा और समाज को भी देखा और उसी विचारों को लेते हुए वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट इन्होंने बनाया। 8 साल से आप वैचारिक जागरण मिशन ट्रस्ट चला रहे हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं। साथ साथ अभी आपको आगरा महानगर का संयोजिका बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। तो बड़े एक इस बारे में आप बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम पढ़ाएंगे तो तब जब बचाएंगे, इस बारे में हम क्या कहेंगे? भ्रूण परीक्षण होते रहते हैं, बहुत से लोगों का अबॉर्शन करवा दिया जाता है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये मेंटलिटी कब तक सुधरेगी जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे? जहाँ तक मेंटलिटी का सवाल है तो मैं बताऊं कि जब तक कोई महिला नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा अबॉर्ट किया जाए, उसका बच्चा भ्रूण हत्या की जाए, तब तक किसी पुरुष की इतनी हिम्मत नहीं है, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो, कि वो उसको अबॉर्ट कर सके। क्योंकि हमारे भारतीय, मैं फिर वही भारत को लेकर चलती हूँ, भारत में एक ऐसी संकीर्ण मानसिकता है कि
स्वयं महिला भी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं मेरे बेटा हो। जी बिल्कुल सही कहा। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि घरों में महिलाएं बेटे में और बेटी में फ़र्क करती हैं। कभी किसी पुरुष का इसमें इंटरफेयर नहीं होता कि तुम बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करो या बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करो। एक महिला पूरे परिवार को देखभाल करती है, बच्चों को पालती है, और जो भेदभाव बेटे का और बेटी में करने का होता है वो एक महिला से ही शुरू होता है। बच्चा जब घर में जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप अगर कभी भी किसी के घर जाएंगे, मान लीजिए दूसरी या तीसरी बेटी है, तो स्वयं उसकी माँ का, कई बार, मैं हर एक का नहीं कह सकती, लेकिन प्रतिशत कुछ ज़्यादा ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का ही ये मन में रहता है अंदर, चाहे वो उसको उजागर ना करे, कि इस बार बेटा हो जाता तो अच्छा होता, या पहला बेटा हो जाए। एक हमारे समाज में कुछ इस तरह की भी भ्रांतियाँ है कि पहला बेटा हो जाए फिर कुछ भी होता रहे। ये अक्सर सुनने में मिलता है, बस एक पहला लड़का हो जाए फिर चिंता खत्म हो जाएगी, ये सुनने को मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान हमारी संस्कृति रही है, तो शायद इसलिए पुरुषों को कि बच्चे आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रतिभा जी, कहा जाता है कि बेटी अगर हम नहीं बचाएंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल, तो उसका काम हम महिलाओं का है। महिला के पीछे की एक ऐसी सोच रहती है बेटा होने की, उसका एक कारण है। कोई महिला ये नहीं कि बेटी नहीं चाहती है, बेटा चाहती है, उसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं महिला के अंदर एक असुरक्षा की भावना है, इनसिक्योरिटी की भावना है। तो उसको ये लगता है कि जब तक मैं 30 साल की हूँ, 40 साल की हूँ, मेरा पति साथ है, और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरा बेटा मेरी सुरक्षा के लिए आगे आएगा, मेरा बेटा मेरी जीविका चलाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि बेटियां शादी भी करके चली जाती हैं और बेटियों से अपेक्षा भी नहीं जाती। पर मैं आपको यहाँ बीच में डिफर करूंगा प्रतिभा जी। आजकल के अगर हम देखें परिवेश में, तो देखा जा रहा है कि बेटियां ज़्यादा अपने माँ बाप को संभाल रही हैं, वो वर्किंग वुमेन के साथ साथ अपने पूरे परिवार को देख रही हैं, और बेटे जहाँ पे जुदा हो जाते हैं, ये आजकल देखा जा रहा है। अगर सीधे मैं ठेठ भाषा में कहूँ तो भाई बेटे नालायक निकल जाते हैं, वो अपने माँ बाप का वो ख्याल नहीं रख पाते। आज जो जगह जगह वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं वो उसी की देन है। और बेटियां कहीं ना कहीं ममत्व लिए होती हैं अपने माँ बाप के लिए। पर प्रतिभा जी, आपने बात तो सही कही, लेकिन दर्शकों एक बहुत ही अहम सवाल मेरे जहन में आया है कि वो बेटियां जो अपने माता पिता के लिए तो मातृत्व रखती हैं, ममत्व रखती हैं, लेकिन जब वो अपने ससुराल में आ जाती हैं तो वो ममत्व सास ससुर के लिए कैसे खत्म हो जाता है? आपने उसका कारण है कि जो बहुएं होती हैं वो इतनी दोषी नहीं होती हैं। फिर मैं कह रही हूँ, वो इतनी दोषी नहीं होती हैं जितनी दोषी उनके अपने बेटे होते हैं। जिस तरह से एक बहू अपनी माँ का ममत्व रखती है, ख्याल रखती है, उसी तरह से अगर बेटा भी चाहे अपनी माँ का ख्याल रखे, तो किसी बहू की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने सास ससुर को, जिस समय बहू सास ससुर को बाहर निकाल रही होती है, वृद्धाश्रम में भेज रही होती है, उस समय वो बेटे कहाँ होते हैं? उस समय वो बेटे कहाँ होते हैं? उस समय वो आगे आए कि भाई मैं हर तरह से कोऑपरेट करूँगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप को बाहर नहीं निकालूंगा, किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकालूंगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जितना बहू का हाथ नहीं होता, जितना बेटों का हाथ होता है, अगर बहू का हाथ होता है तो वो बेटों की ढील के चलते होता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बहुत अच्छी एक आप जो ये चल रहा है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा एक। लेकिन एक बात बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आप इसके संयोजिका बनी है आगरा में, इसके तहत जन कल्याण योजनाएं भी बहुत सारी हैं जी। तो उस जन कल्याण योजनाएं जो हैं उस बारे में कुछ बताइए कि कन्या समृद्धि योजना भी चल रही है, तो बहुत ही अच्छी योजना है, इस बारे में आप कुछ बताइए। हमारी अपनी आज की सरकार ने, मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जनता के लिए, जनता के हित के लिए कुछ ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सारी, कम से कम हजारों योजनाएं ऐसी चला रखी हैं जो कि जनता तक पहुँचे। तो आज हमारे देश में कोई भी दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई परेशान ना हो किसी भी तरह से। लेकिन उन योजनाओं तक, वो योजनाएं जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीडी लोग हैं, उन योजनाओं जिनके लिए वो बनाई गई हैं, वो उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। बीच के कुछ स्तर, कुछ लोग
कुछ फ्रॉड, कुछ दलाल, कुछ इस तरह के लोग जो सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं, वो उन तक पहुंचने नहीं देते हैं। और नहीं तो ये क्या मतलब पार्टी की बात कर रहे हैं या पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ इस तरह के लोगों की बात कर रही हूँ जो मुखौटा लगा लेते हैं, पार्टी का भी मुखौटा लगा लेते हैं और इस तरह का भी मुखौटा लगा लेते हैं कहीं ना कहीं कि हम बड़े दया भाव से उन तक ये काम करेंगे। कहने का मतलब जो योजनाएं आती हैं ऊपर से वो नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती, धरातल तक नहीं पहुंच पाती, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिन लोगों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जिन लोगों को बनाई गई हैं। इसके लिए कुछ ऐसे लोगों को बीच में अलग अलग प्रकोष्ठ को, अलग अलग विभाग के, अलग अलग अभियान के लोगों को चुनकर लेकर आते हैं कि इस विश्वास के साथ, इस पूरे विश्वास के साथ कि अगर आपको लाया गया है तो आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ उस काम को करेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, जैसे मेरे अभियान का या विभाग का सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर दायित्व दिया गया है तो कहीं ना कहीं मेरा, जब मैं आपको एक बात बता दूं कि शीर्ष नेतृत्व जब किसी को जिम्मेदारी देता है तो बहुत गहनता के साथ उस व्यक्ति की व्यक्तिगत तौर पर उसका अध्ययन करता है, उसके बारे में जानता है, उसके बारे में पता लगाता है, पूरी पड़ताल होती है। ऐसे ही किसी को कोई पद नहीं दे दिया जाता, पूरी पड़ताल होती है कि वो इस काम को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, कहाँ तक संभाल पाएंगे, कितनी ईमानदारी तक कर पाएंगे। कितने सारे प्रकोष्ठ हैं, मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही क्यों दिया गया, और भी इतने प्रकोष्ठ थे, वो भी दिए जा सकते थे। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को ये लगा होगा कि ये महिलाओं के लिए काम करती रही है, समाज सेवा में काम करती रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह का गहन अध्ययन किया होगा जहाँ पर मुझे सटीक पाया होगा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी को भी, अपने आसपास के लोगों को भी, अपनी बहनों को भी, सभी लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, जो मुझ पर एक विश्वास किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो काम मुझे सौंपा है, या महिलाओं को सशक्त करने का जो एक काम सौंपा है, मैं उसमें पूरी तरह से अपना योगदान दूंगी और जहां तक मेरे से हो पड़ेगा मैं उसको पूरी तरह करूंगी। क्योंकि इसमें आने से पहले भी मेरा यही उद्देश्य था, मेरा यही संघर्ष था, कैसे अपनी बहनों का, अपनी बेटियों को बचाने का और फिर उनको पढ़ाने का, उनको सशक्त करने का, उनको रोज़गार दिलाने का, उनकी कौशल कलाओं को निखारने का, किस तरीके से जो उनकी भावनाएं घर में अंदर मर रही हैं उनको जिंदा रखने का और उनको इम्प्लीमेंट में लाने का मेरा काम रहा है शुरू से ही, और उसी काम को मैं आगे भी ले जाऊंगी। प्रतिभा जी, आपसे एक सवाल है। जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, उसमें कन्या समृद्धि योजना भी है और बड़ी अच्छी योजना चल रही है मोदी सरकार की, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। वैसे तो कन्याओं को लेकर मोदी सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं को लेकर भी चल रही हैं, लेकिन जहाँ तक कन्या समृद्धि योजना का विश्लेषण है, कन्या समृद्धि योजना कन्या के जन्म लेते ही और उसके 10 वर्ष तक हो जाने तक आप उसका एक पॉलिसी है इस तरह की, उसमें आप अपना नामांकन करा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस से उसका फॉर्म मिल जाता है, पोस्ट ऑफिस में उसमें फिल करके, और वह 250 रुपये सालाना 250 रुपये जमा करने के बाद, और उसको 18 साल तक आपको चलाते हैं उसको। 18 साल के बाद यदि आपको ज़रूरत है, 18 साल के बाद, 18 साल से पहले तो आप उसको ले ही नहीं सकते, लेकिन 18 साल के बाद यदि आपको ज़रूरत है तो आपकी शिक्षा के लिए, बेटी की शिक्षा के लिए वो आपको उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको वो 21 साल बाद बेटी की विवाह के लिए या बेटी की और हायर एजुकेशन के लिए आप उस पैसे को ले सकते हैं। तो ये क्या बीपीएल धारकों के लिए है, सबके लिए है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बेटी के लिए है। वो बेटी किसी भी परिवार की हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बीपीएल के लिए हो, किसी भी परिवार के लिए हो, किसी भी परिवार की बेटी हो, उसका बेटी होना और 10 साल से कम होना, ये 2 चीज़ें जी, और 10 साल से कम होना बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी योजना है दर्शकों, सभी के लिए योजना है और इसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जिनकी बेटियां हैं, कहते हैं बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, तो लक्ष्मी के रूप के लिए ही ये योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है। संक्षेप में चलते चलते प्रतिभा जी, अगर आपसे पूछा जाए सामाजिक दायित्वों को लेकर
आपकी क्या जिम्मेदारी है, और हमारे दर्शकों के लिए एक प्यारा सा मैसेज। जहाँ तक सामाजिक दायित्व का सवाल है, तो सामाजिक दायित्व तो मेरा तो अपना ये मानना है, मैं एक महिला हूँ और महिला के विषय में मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसा कि कहते हैं कि महिला और पुरुष को समान होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ महिला कभी समान नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा पुरुष से उच्च है। तो क्यों समान होने की बात करते हैं? समान होने का मतलब है हमें एक पायदान नीचे आना है, और हम एक पायदान पुरुष से हमेशा ऊंचे हैं। मैं हमेशा पुरुष को नीचे मान के चलती हूँ। कहीं ना कहीं सृष्टि ने, कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी हमें अगर घर परिवार के लिए और मातृत्व के लिए, अगर हमें जननी बनाने के लिए चुना है, तो कहीं ना कहीं पुरुष से ज़्यादा हमारे अंदर ऐसा कुछ देखा गया है, हमारे अंदर कुछ डाला गया है, तभी हमें एक पायदान ऊंचा रखा गया है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि कभी कोई महिला समान आने की बात ना करे, क्योंकि वो हमेशा उच्च है। और मैं हमेशा यही अपनी स्पीच में, यही अपनी मोटिवेशन कार्यशालाओं में ये कहती हूँ कि कभी वो समान आने की बात ना करे। और जहाँ तक महिलाओं के दायित्व का सवाल है, क्योंकि वो उच्च है तो उसका दायित्व भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और एक महिला, जैसा कि हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि एक महिला 2 परिवारों की लाज रखती है, 2 कुलों की लाज रखती है। परिवार में अगर महिला सुघड़ है तो उसका परिवार कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से गुजर जाए, वो विपरीत परिस्थितियां एक समय अंतराल में निकल जाएंगी। लेकिन अगर वही महिला परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघटन लिए हुए है, तो वही महिला सारा कुछ गड़बड़ शड़बड़ कर देती है। तो इसलिए महिलाओं की नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं स्पेशली महिलाओं से कहूँगी कि हमें अगर अपना बचाव करना है तो महिला सबसे पहले महिला के साथ खड़ी हो। मैं बड़ी नज़दीकी से देखती हूँ कि महिलाएं ही महिलाओं का शोषण सबसे ज़्यादा करती हैं। जहाँ महिलाएं अगर महिलाओं का शोषण करना बंद कर देंगी, वहाँ पुरुष की औकात नहीं है कि वो किसी महिला को किसी भी तरीके से शोषित कर सके। अगर महिला, हम अक्सर देखते होंगे घरों में भी, मैं नज़दीक से देखती हूँ, या आप लोगों को भी पता होगा कि हमेशा सुना होगा कि सास बहू में लड़ाई होती है, देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है, सास नंद में लड़ाई होती है। तो वो दोनों महिलाएं हैं। जब हम सोच लेंगे कि हम महिलाओं को तो आपस में किसी भी वेश में नहीं लड़ना है, किसी भी रिश्ते में नहीं लड़ना है, तो किसी भी रिश्ते की, किसी भी पुरुष की ऐसी इतनी औकात नहीं है कि वो हमें किसी न किसी तरह से शोषित कर सके। तो प्रतिभा जी बहुत अच्छी बात कही। दर्शकों, मैं चलते चलते आपसे एक बात कहूँगा। अभी प्रतिभा जी ने कहा है कि महिलाएं पुरुषों से एक पायदान ऊपर है, पर मैं एक बात कहूँगा, लिहाजा ये बात इसलिए नहीं कि मैं एक पुरुष हूँ इसलिए बात कह रहा हूँ, मैं एक बात जरूर कहूँगा, और अभी अपने सभी पुरुष मित्रों से बात कहूँगा, अपने पुरुष साथियों से बात कहूँगा कि अगर आप उनको ऊपर नहीं मान सकते तो कम से कम नीचे भी मत मानिए। अपने बराबर का दर्जा तो देना हमारा एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कई बार पुरुष ये सोचता है कि महिला मेरी दासी है। जी नहीं, वो आपकी जननी है जिसने आपको जन्म दिया है, तो वो पूजनीय भी है। तो अगर आप उनको मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में सॉरी, मैं नहीं बिल्कुल बताएं, क्योंकि ऊंचा तो मानना पड़ेगा। नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, आज नवरात्रा पहला नवरात्रा है, तो इसी को देख लीजिए, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई महिला हो, हमें धन लक्ष्मी सरस्वती चाहिए होती तो भी एक महिला के पास ही जाना होता है, माँ लक्ष्मी के पास, सरस्वती के पास, ज्ञान की देवी के पास जाना होता है। तो कहीं ना कहीं महिला ही मैं आपकी बात को बिल्कुल मान गया और समझ गया प्रतिभा जी, और मैं वास्तव में मानता हूं कि वंदनीय है, जननी है, क्योंकि एक मातृत्व शक्ति होती है एक महिला में। परंतु मैं आज के परिवेश को देखते हुए एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि पुरुष जो है, जो आज तक मानते आए कि वो दासी है, वो दासी नहीं है, उसको कम से कम आप अपनी बराबरी का दर्जा तो दे ही सकते हैं। और हालांकि वो ऊपर है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरी आरती उतारे माँ जगदम्बा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस आदिशक्ति की आरती उतारते हैं, तो ये एक मैसेज हम सबके पास आता है कि वो पूजनीय है। परंतु मैं आज के परिवेश को देखते हुए, समाज को देखते हुए, जो पुरुष प्रधान समाज है, यही कहूंगा कि कम से कम हम उनको बराबरी का दर्जा तो दे ही सकते हैं, और देना भी चाहिए। यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, आज हमारे स्टूडियो में आई, आपने बहुत सारा ज्ञान हमको दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ इतना मेरे को बोलने का अवसर दिया और सभी लोगों तक मेरे को अपनी बात पहुँचाने का अवसर दिया। नमस्कार। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये हमारा खास शो था तेजस्विनी। आगे भी नए नए एपिसोड आते रहेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे इस खास कार्यक्रम तेजस्विनी में आते रहेंगे। नमस्कार।